बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज हल्द्वानी में आज से शुरू होगी। बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति बैठक, सीएम धामी समेत संगठन के सभी नेता रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र 14 जून से होगा शुरू। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। निवेशकों के साथ टिहरी झील पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। निवेशकों के साथ टिहरी झील में की बोटिंग। टिहरी झील को वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का हो रहा प्रयास। IND24 की खबर का बड़ा असर। पतरामपुर रेंज में अवैध रूप से काटे गए पेड़ प्रकरण पर बड़ी कार्रवाई। डीएफओ ने 2 फॉरेस्ट गार्ड समेत 2 वन दरोगा को किया सस्पेंड। और दरबार साहिब पहुंचे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मंत्री इंद्रेश के कामों की जमकर की सराहना। महंत देवेंद्र दास जी से भी की मुलाकात। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। और बड़ी खबर हल्द्वानी से लेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज होगी। हल्द्वानी में 2 दिवसीय कार्य समिति की यह बैठक होगी। प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी सभी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। 2024 को लेकर रोडमैप भी तैयार होगा। तो दोपहर बाद 3 बजे इसी बैठक को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। 4 बजे से बैठक का पहला सत्र शुरू होगा। शाम 4 से 5 बजे तक प्रदेश पदाधिकारियों का आगमन और रजिस्ट्रेशन होगा। इसके साथ ही साथ 5 बजे प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा, इसका अवलोकन होगा। सीएम धामी भी शासकीय कार्य के बाद इस बैठक में शामिल होंगे। खासी अहम बैठक आज हल्द्वानी में होगी। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की ये महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। साल 2024 को लेकर क्या कुछ रोडमैप है उत्तराखंड का, इस विषय पर भी चर्चा होगी इस महत्वपूर्ण बैठक में। कल पदाधिकारियों की बैठक होगी। परसों हम लोग एक राजनीतिक प्रस्ताव भी आएगा और हम जो 8 वर्ष मोदी जी को हुए हैं उनके उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। आगामी कार्यक्रम की चर्चा करेंगे। हम लोग जो पिछले कार्यक्रम हुए उसकी समीक्षा भी करेंगे। हम लोग जनता को, उत्तराखंड की जनता खासतौर पर धन्यवाद भी देंगे जिन्होंने 2/3 मेजोरिटी से हमें सरकार बनाने में आशीर्वाद दिया है। ये पूरा कार्य समिति का शेड्यूल है, आपको मिल जाएगा। तो मदन कौशिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस बैठक को लेकर बता रहे थे क्या कुछ इस बैठक में किया जाएगा। साल 2024 को लेकर भी बीजेपी अपना रोडमैप किस तरह से तैयार कर रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड की ओर से क्या कुछ न केवल तैयारियां बल्कि साथ ही साथ कितने चुस्त दुरुस्त हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और महत्वपूर्ण बैठक है। सभी पदाधिकारियों को इस बैठक में उपस्थित रहने के पहले से ही निर्देश दे दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न केवल पहले से निर्देश दिए गए हैं बल्कि साथ ही साथ तमाम महत्वपूर्ण पदाधिकारी, नेता, स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में शामिल होंगे।
तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें, खासतौर से यदि लोकसभा सीटों के आंकड़ों पर हम गौर करते हैं तो 5 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिनमें अल्मोड़ा, गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, एक दोनों मिला के टिहरी गढ़वाल, और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। यानी हम समझ सकते हैं 5 ऑल किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर उनका कब्जा है। उत्तराखंड की अगर हम खासतौर से मंडल की बात करें तो 2 प्रमुख मंडल कुमाऊं और गढ़वाल मंडल होते हैं, और जनजाति समुदायों द्वारा राज्य के पश्चिम और उत्तर में इनका खासा दबदबा है। तो आप समझ सकते हैं कि सभी सीटों पर कब्जा होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा कर सकती है कि साल 2024 में चुनाव होने हैं, लंबा समय है, लेकिन फिर भी आज प्रमुख चर्चा इस विषय पर होगी। जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट लाइव जुड़ चुके हैं। कैलाश, भारतीय जनता पार्टी के ये कार्य करने का अनूठा तरीका समझ लीजिए, या फिर आगामी समय की सभी तैयारियां आज से करते चलिए। सभी सीटों पर कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का। अगर हम साल 2024 की जो कार्यप्रणाली या फिर जो भी तैयारी है उस पर आज चर्चा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बीजेपी है जो एक भूख को भी बरकरार रखती है और किसी चीज को पेंडिंग मान के नहीं चलती। विवेक, बिल्कुल आपने बहुत सही बात आपने बोली है कि बीजेपी है सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त है पूरे देश में, और जिस तरीके से जो कार्यप्रणाली बीजेपी की है वो वाकई अद्भुत है। और यही कार्यप्रणाली है कि बीजेपी लगातार यहाँ पर अन्य अन्य प्रदेशों में अपनी अपनी सरकार का गठन लगातार कर रही है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 2024 में भले ही ये चुनाव है, लेकिन 2024 और जो 2023 में जो नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव होने हैं, उनको लेकर अभी से जो बीजेपी संगठन है वो मजबूत यहाँ पर होने जा रहा है, वो अभी से सक्रिय होने जा रहा है। इसी को लेकर आज 2 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है हल्द्वानी में, जो आज दोपहर से शुरू होगी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक के माध्यम से जहां एक और संगठन के कार्यों पर चर्चा होगी, वहीं जो जनता जो आज तक जो कार्य किए हैं मुख्यमंत्री ने, जो बीते जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में जो भी योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं, उन योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। आगामी क्या कुछ योजनाएं सरकार लाने जा रही है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। इन तमाम चीजों को कैसे धरातल पर उतारा जाएगा, कैसे घर घर तक पहुंचाया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं उनके कार्यकाल को, उसको लेकर जो ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है 15 दिनों का, इसको लेकर भी ये आज चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भले ही ये 2 दिवसीय कार्य समिति की ये बैठक है, लेकिन इस बैठक के कई महत्वपूर्ण मायने हैं, और आगामी 2024 को लेकर भी इन तैयारियों को लेकर इस बैठक को देखा जा सकता है। बिल्कुल सही बात आपने कही। और जब हम देखते हैं कैलाश की, चाहे विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो हमेशा कहते हैं कि बीजेपी जनता के बीच में जाती नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े धमाके करती है, जनता को आश्वासन देती है। लेकिन इस आलोचना से इतर अगर आप इनके प्रोसेस पर ध्यान दें, क्योंकि कभी भी बीजेपी के आप किसी भी कार्यकर्ता से पूछिए तो वो इतने तक मतलब धमक रखता है कि हाँ, हम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी हम डायरेक्ट मिल सकते हैं, हम पुष्कर सिंह धामी से भी मिल सकते हैं। लेकिन जब आप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो वो फिर उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हो सकता कि भाई हम सीधे डायरेक्ट हरीश रावत से मिलेंगे, हम सीधे करण वाहरा से मिलेंगे। और यही कहीं ना कहीं चीज है, वो बीजेपी की तमाम बैठकों में भी दिखाई देता है, तमाम उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात निकलकर सामने आती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठे हैं, उनके बगल में कार्यकर्ता बैठे हैं। यानी एक सहज भाव भी होता है जिससे कार्यकर्ता बहुत जल्दी कनेक्ट करता है।
बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपने यहाँ पर बात कही है। जिस तरीके से चाहे प्रोटोकॉल की बात करें या फिर आम कार्यकर्ताओं की बात करें, इन दोनों चीज़ों को समझना और देखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आपने विपक्षी दलों की बात करी, ज़ाहिर तौर पर वहाँ पर प्रोटोकॉल के तहत जो जो निचला स्तर का जो कार्यकर्ता होता है, जो पार्टी के झंडे और डंडे उठाता है, उसको उसी नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन आपने बीजेपी में ये देखा होगा कि कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर बड़े-बड़े नेताओं को नहीं निमंत्रण दिया जाता, नहीं बैठने जी दिया जाता। वहाँ पे जी एक आम कार्यकर्ता वहां पर मुख्यमंत्री के साथ बैठता है या फिर जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ यहां पर बैठता है। और हमने कई ऐसे उदाहरण भी देखे। अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा होगा तो जाहिर तौर पर हमने उनको देखा है कि जो निचले स्तर के जो लोग होते हैं उनके साथ भी उन्होंने भोजन किया है, उनके पैर धोने का उन्होंने भी काम किया है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिससे जो बिल्कुल छोटे बिल्कुल जो स्तर के जो कार्यकर्ता होते जी हैं जी उनका मनोबल इससे बढ़ता है और जी इसका फर्क पार्टी की ताकत पर पड़ता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी की होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कई मंत्री, विधायक, प्रमुख पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। जैसा कि हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के साथ ही साथ आगामी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उस पर भी इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। लोहाघाट में आयोजित रामलीला मंच के दौरान पतंजलि जिला महिला समिति की जिला प्रभारी योगाचार्य कुसुम खरकवाल ने महिलाओं को विभिन्न प्रकार के योग करवाए और योग से होने वाले फायदे बताए। साथ ही प्राचीन आयुर्वेद की जानकारी भी दी गई। उन्होंने कहा कि योग और आयुर्वेद भारत के ऋषि मुनियों की धरोहर है, जिनसे मनुष्य का शरीर स्वस्थ, मस्तिष्क तेज रहता है। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से रोज योग करने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिला प्रभारी हीरा मुरारी और मणि प्रभा तिवारी ने की। लक्सर में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को लेकर अपनी कमर कस ली है। पिछले साल लक्सर में डेंगू के काफी मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था। इसी को लेकर लक्सर स्वास्थ्य विभाग बरसात से पहले ही डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए हरकत में आ गया है। हालांकि लक्सर में डेंगू का कोई मरीज अब तक नहीं मिला है। लक्सर स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब डेंगू की रोकथाम के लिए गांव-गांव जाकर आशाएं और स्वास्थ्य कर्मचारी जागरूकता अभियान चलाएंगे। साथ ही हर रविवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू से निपटने के लिए ड्राइव भी चलाया जाएगा। बता दें कि बरसात का मौसम आते ही जगह जगह पानी भरने के कारण डेंगू फैलने की आशंकाएं बढ़ने लगती हैं। बीते साल लक्सर में डेंगू के काफी मरीज सामने आए थे। इसी कड़ी में लक्सर सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा के द्वारा अधीनस्थों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डेंगू की रोकथाम को देखते हुए लक्सर में आज सभी स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक भी ली गई, जिसमें सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी गई। पूरे उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार हमारा ये डूब क्षेत्र है जहाँ संक्रमण का ज़्यादा खतरा रहता है और पूर्व के वर्षों में भी यहाँ डेंगू के बहुत केसेस आए हैं, जैसे सुल्तानपुर और कानपुर में भी हमारे आए। अभी सीएमओ साहब के निर्देशन में हम लोगों ने एक टीम बनाई है, जो हमारी रैपिड टीम होती है, जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम होती है, कहीं भी होता है तो तुरंत फील्ड में जाएगी, वहाँ पर छिड़काव करेगी और ये देखेगी वहाँ के केस हैं उनका नमूना भी लेगी। और एसडीएम साहब से वार्ता की गई और हर संडे को, पिछले साल की बात है कि हर संडे को हम लोग यहाँ क्षेत्र में जाएंगे और जैसे टायर पंचर की दुकान है, क्योंकि वो पानी उसमें रखते हैं, कोई भी जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है उसको हम नष्ट कराएंगे और सभी को हम संदेश देंगे कि किसी के घर में छत के ऊपर कोई हांडी, कोई गमला हो, कुछ टाइप की चीज़ हो, कूलर हो, कोई जब छुट्टी पर बाहर जाते हैं तो उसको पानी सुखा करके जाएं और पानी ना इकट्ठा हो ताकि कोई लार्वा ना पनप पाए। लक्सर के सेठपुर गांव से राशन वितरण में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां मरने के बाद भी गरीब उपभोक्ताओं में राशन बंट रहा है। डीलर सरकारी राशन को डकार गए। रिकॉर्ड में मृत उपभोक्ताओं को भी राशन देना दर्शाया गया है। खाद्य विभाग के उपायुक्त की जांच में इसका खुलासा हुआ है। विभाग को हाल में ही गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। जांच के बाद आरोपी डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं आरोपी डीलर की दुकान भी सील कर दी गई।
साहब महोदय द्वारा जांच की गई थी। जांच में कुछ मृतक कार्डधारक, एक मृतक कार्डधारक और कुछ अनियमितता पाई गई, 15 कार्डधारकों की। तो उसी में ये जांच हुई थी, उन्हीं के द्वारा ये FIR दर्ज कराई गई है। खटीमा के सुरई वन क्षेत्र में 2 व्यक्तियों पर जानलेवा हमले के बाद से ही ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। क्षेत्र में आए दिन बाघ देखे जा रहे हैं। इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। वन विभाग दिन रात गश्त कर रहा है। पिंजरा लगाकर ड्रोन कैमरे से बाघ की लोकेशन खंगाली जा रही है। हाल ही में शारदा सागर डैम के गज्जर में बाघ कैमरे में कैद हो गया, लेकिन अब तक बाघ वन विभाग की पकड़ में नहीं आया है। इस पर डिप्टी रेंजर ने बताया कि ट्रैंकुलाइज के लिए उच्च अधिकारियों से अनुमति की कार्यवाही चल रही है। जल्द ही बाघ को पकड़ लिया जाएगा। पहले हमारा भाई हमसे आगे पहुंचा और वहां पे उनने देखा कि वो टिटहरी जो है उसे आवाज दिया, शेर के ऊपर टिटहरी ने आवाज दिया। तो वो उसने भाई मेरा चौक के देखा कि भाई वो क्या आवाज दे रही है। तो आगे देखा कि वो समझ लो कि शेर जा रहा है। तो भाई ने मेरे को बोला कि भैया दौड़ के आना, ये शेर है शेर। तो मैं भी दौड़ के वहाँ गया और जाकर वो देखा शेर को कि मैंने हकीकत में ये शेर जा रहा है। जो 2 घटनाएं बाघ द्वारा वहाँ पर हुई थी, उसके बाद विभाग द्वारा जो है दोनों क्षेत्रों में जहाँ पर ये घटनाएं हुई थी उनमें पिंजरे लगा दिए गए। पिंजरे लगाने के साथ साथ वहाँ पर स्टाफ की दिन रात ड्यूटी लगाई गई है। उसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी हमारे द्वारा जो है उस टाइगर पे नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा जो है ट्रैंकुलाइज के लिए भी परमिशन के लिए हमारे उच्च अधिकारियों को लिखा गया है। उम्मीद है कि जल्दी ही इसको ट्रेस करके टाइगर को जो है इसको जो है जल्दी ही इसका रेस्क्यू किया जाएगा। मजदूरों की समस्याओं को लेकर बागेश्वर में भारतीय मजदूर संघ सड़क पर उतरा, जिसके तहत संघ ने कलेक्ट्रेट परिसर तक जुलूस निकाला और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस मौके पर संघ के जिला अध्यक्ष GS बोरा ने श्रमिकों के लंबित देय हितलाभ, मनरेगा के निर्माण कार्यों में रोजगार देने, आयुष्मान कार्ड का लाभ देने सहित 7 सूत्रीय मांग की। साथ ही मांगे पूरी न होने पर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की चेतावनी दी। हमारे श्रमिक महिलाओं के साथ कई बार दुर्व्यवहार किया जा रहा है और श्रम विभाग में जो बोर्ड का काम करने वाले हर महिला को 15-15 दिन फोन करके वहाँ पर बुलाया जा रहा है। टूल किट, सिलाई मशीन, सोलर लालटेन, छात्रवृत्ति, छतरियाँ, कंबल, कुछ भी यहाँ सब किसी मजदूर को इस टाइप का नहीं मिला है। अपनी मुख्यमंत्री धामी जी से काफी उम्मीद रखते हैं कि हमारे उत्तराखंड के ऐसे जो ये प्रशासन मजदूरों का शोषण कर रहा है, इनसे वो हमको मुक्ति दिलाएंगे और हम लोग का जो भी अधिकार है, जो हमारे देय हित लाभ है, वो जल्दी से जल्दी हमको दें। इस बार में भी प्रदेश सरकार और प्रशासन नहीं माना। अगली बार हम बागेश्वर के स्टेट बैंक के चौराहे को जाम लगाएंगे और वहीं पर बैठेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने टिहरी में विधायक किशोर उपाध्याय के साथ निवेशकों की एक बैठक ली, जिसमें टिहरी झील और आसपास पर्यटन की संभावनाओं के साथ ही टिहरी झील को वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने पर चर्चा हुई। पर्यटन मंत्री ने निवेशकों के साथ टिहरी झील में बोटिंग कर टिहरी झील का निरीक्षण किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने कहा कि टिहरी झील को वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। मेगा प्लान बनाकर इसे डेवलप किया जाएगा। यहाँ का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, तब चाहे जो हमारा पानी है, सस्टेनेबिलिटी तब रहेगी जब इस झील में पानी रहेगा। अगर पानी नहीं तो सस्टेनेबिलिटी भी कहाँ से रहेगी। तो उन सब चीज़ों पर वो ध्यान दे रहे हैं और यहाँ बाहर से सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो उसमें शामिल है। जो हमने बातचीत की है कि सबसे पहले हमको स्थानीय जो लोग हैं उनके हाथों को काम मिल सके का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग निश्चित रूप में हम इन्वेस्टर्स को हम आकर्षित करना चाहते हैं कि पूरा इसका एक पूरा प्लान बना के, मेगा प्लान बना करके और इसको वर्ल्ड डेस्टिनेशन स्कीम पे लाएं। क्योंकि वर्ल्ड डेस्टिनेशन तभी बनेगा जब वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स आएंगे, वर्ल्ड के आर्किटेक्ट्स आएंगे, डिजाइनर्स आएंगे और जो दुनिया की आधुनिकतम जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर और आपके टूरिज्म के अंदर जो आधुनिकतम काम हो रहे हैं उनको यहाँ पर साकार किया जाएगा। और अब खबर रामनगर के पतरामपुर से, जहां पर IND24 की खबर का बड़ा असर हुआ है।
यहाँ पर वन रेंज में अवैध पेड़ों की कटाई की खबर प्रमुखता से IND24 ने दिखाई थी, जिसके बाद वन विभाग के आला अधिकारियों की नींद उड़ी है और इस मामले में बड़ी कार्रवाई भी की गई। DFO बलवंत सिंह शाही ने जांच के बाद दोषी पाए गए 2 फॉरेस्ट गार्ड्स को तत्काल निलंबित कर दिया। हल्द्वानी क्षेत्र में वन संरक्षक ने 2 वन पुलिसकर्मी को भी निलंबित कर दिया, तो वहीं रेंज अधिकारी पर भी एक्शन लिया गया। कार्रवाई में अवैध कटी लकड़ियां भी बरामद की गई हैं। पतरामपुर में जो अवैध पातन की घटना हुई, उसमें सबसे पहले हमने कॉम्बिंग कराई और कॉम्बिंग में ये सिद्ध हुआ कि इसमें 42 पेड़ काटे गए हैं खेत के, जिसके बाद हमने संबंधित दोनों वन रक्षकों को निलंबित कर दिया है और वन संरक्षक पश्चिमी गुप्त महोदय ने संबंधित दोनों वन दरोगाओं को भी निलंबित कर दिया है और वन क्षेत्राधिकारी पतरामपुर को संबद्ध कर दिया। और इस खबर पर हमारे साथ क्षेत्रीय संवाददाता सलीम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सलीम, ये कब से जानकारी मिल रही थी इस तरह से अवैध तौर पर यहाँ पर लकड़ियां काटी जा रही थी? पहले तो ये बताइए। देखिए विवेक सर, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल करके सामने आया है, ये पूरा मामला जो है तराई पश्चिमी डिवीजन की एक रेंज है पतरामपुर, उसकी एक बीट है शिवराजपुर। वहां पे जो है वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा, अधिकारी द्वारा कुछ मिल करके वहां पे अवैध लकड़ी के खैर की तस्करी करवाई जा रही थी, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा 23 तारीख को DFO बलवंत सिंह शाही को दी गई और शाही ने इस मामले गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक टीम गठित कर दी गई SDO रावत के नेतृत्व में। ये वो टीम जब मौके पे वहां पहुंची तो उन्होंने जो सूचना मिली थी वहां पे देखा कि वहां पे कुछ पेड़ों को जमींदोज कर दिया गया है, उनके ऊपर तेजाब डालकर उनको सुखाने की कोशिश की गई है। तो मामला बहुत ज्यादा गंभीर था, तो DFO ने इसके जांच के दायरे को जैसे ही बढ़ाया तो इसमें 2 फॉरेस्ट गार्डों को उनके द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था। जब ये मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा तो अब इसमें एक बड़ी कार्रवाई और हुई है, 2 वन दरोगा को भी वहां पे सस्पेंड कर दिया गया है पश्चिमी ब्रिज के जो वन संरक्षक है उनके द्वारा। अब ये कार्रवाई लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसमें और गंभीरता से जांच चल रही है कि ये पूरा जो मामला है ये कितने इसमें कर्मचारी और मिले हुए हो सकते हैं, इसकी भी जांच की जा रही है और लगातार इसमें DFO द्वारा छापेमारी भी की जा रही है, जिसमें से कुछ लकड़ी भी कल उन्होंने बरामद की है। जी, और बिल्कुल खबर का असर हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है सलीम, क्योंकि पेड़ों की इस तरह से अवैध कटाई हो रही थी, लेकिन IND24 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और क्षेत्रीय स्तर पर ये खबर जब बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो इस पर त्वरित एक्शन भी लिया गया। लेकिन ये इसके पीछे और कौन लोग हैं, क्या इसकी कोई जानकारी अभी तक वन विभाग को पता लग पाई हो? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि इसमें DFO बलवंत सिंह शाही ने काशीपुर में किसी एक स्थान से उन्होंने उसका नाम नहीं खोला है अभी। बिल्कुल सलीम, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। हमारे साथ बलवंत सिंह शाही जी जुड़ चुके हैं, DFO हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है सर कि आपने इस खबर के बाद त्वरित एक्शन भी लिया है। जी बलवंत जी, आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो जवाब आप दे सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं बलवंत सिंह बोल रहा हूँ। जी जी, ये पतरामपुर में जो अवैध पातन हुआ था इसमें वन रक्षक और वन दरोगा सस्पेंड किए जा चुके हैं जी, और संबंधित रेंज अधिकारी को संबद्ध अटैचमेंट कर दिया है जी। और इसमें हमारे द्वारा अवैध जो पातन हुआ था उसका प्रकाश भी बरामद कर दिया है 60% जी, और भी उसको बरामद करने के लिए सर्च अभियान चलाया गया है। इसमें जो भी शामिल है इसकी अभी जांच की जा रही है और जब तक उसकी कोई ठोस सबूत नहीं मिलते अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो कार्रवाई आपने की है वो सराहनीय है, क्योंकि लगातार आपने इस बात को भी बताया कि अभी ये कार्रवाई जारी है और भी जो दोषी लोग होंगे उन पर भी ये कार्रवाई होगी। हमारे साथ संवाददाता सलीम लगातार बने हुए हैं। सलीम, अभी DFO जो हमारे साथ जुड़े थे बलवंत जी, उनका कहना है कि कार्रवाई अभी भी होगी, जांच जारी है और भी जो दोषी लोग पाए जाएंगे उन पर भी गाज गिरेगी।
जी सर, बिल्कुल। इसमें एक बहुत ही गंभीर प्रकरण है कि जिन रक्षकों को जंगल की रक्षा के लिए रखा गया है, अगर वही तस्करों के साथ इस तरीके से मिलकर के अगर वो भक्षक बन जाए तो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा हो जाता है। सरकार जिनको जिम्मेदारी देकर के बैठी है कि आपने जंगलों की रक्षा करनी है, वही रक्षक इस तरीके के कृत्यों को अंजाम में कहीं ना कहीं संलिप्त नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले में। और ये मामला उस समय बहुत ही गंभीर हो जाता है कि एक वो कर्मचारी जो वर्तमान में वहां पे जाकर के गश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं हर चीजों को कि यहाँ पे किस तरीके के अवैध पातन किए जा रहे हैं, और उसकी सूचना को दबाना कहीं ना कहीं और इस तरीके से उन छूटों को जमींदोज कर देना, ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है। और वहां पे लगातार इस चीज की भी जांच की जा रही है कि वहां पे अभी और कहीं ऐसा अवैध पातन तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जांच, जैसे कि अभी बलवंत सिंह साही जी ने कहा कि अभी इसमें जांच की जा रही है, जो और लोग भी इसमें संलिप्त होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस चीज के लिए भी अभी जांच चल रही है, अभी ये जांच थमी नहीं है। अगर इस जांच का दायरा आगे बढ़ता है तो हो सकता है कि इसमें और कई तथ्य निकल करके सामने आए। और बड़ी बात यह है कि सलीम, अब IND24 की खबर का बड़ा असर हो चुका है और DFO ने भी बताया कि अभी लगातार कार्रवाई जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।